हेलो एंड वेलकम, दिस इज निशांत। इस 10 मिनट के वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनियन बजट 25-26 को फिनिश करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके पीडीएफ को जो शेयर किया गया उसको पढ़ेंगे और जो एमसीक्यू दिया गया है उसको सॉल्व करके आप ये समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा यूनियन बजट से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आएगा। तो फटाफट हम लोग यूनियन बजट को स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन बजट की जब आप बात करते हैं तो इससे रिलेटेड टर्म जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है। अब जब आर्टिकल 112 कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए किसके लिए? सेंटर के लिए। तो स्टेट के लिए भी कुछ होना चाहिए। स्टेट के लिए क्या होना चाहिए? स्टेट के लिए आर्टिकल 202 में स्टेट में बजट होना है, स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना है। उसके बारे में किसमें मेंशन्ड है? आर्टिकल 202 में मेंशन्ड है। जो बजट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रेजेंट कौन करता है? वो प्रेजेंट करते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, है ना। किस मिनिस्ट्री से? फाइनेंस मिनिस्ट्री से। जो यूनियन बजट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो प्रिपेयर कौन करता है? जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो बजट को प्रिपेयर करता है इन कंसल्टेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर। जब ये बजट प्रिपेयर हो जाता है तो इसको प्रेजेंट कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। कहां करते हैं? डिफरेंट लेजिस्लेचर्स में करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में अलग चीजें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेवल पे सारी चीजें होती हैं। जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बजट प्रेजेंट करते हैं वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर पार्ट ए की बात करें तो वो बेसिकली सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो रिसोर्स एलोकेशन है, जो सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो पार्ट बी है वो टैक्सेशन वाला पार्ट होता है, इसको याद रखिएगा, है ना। अब हम आते हैं कि अगर हम बात करें रेलवे बजट की, तो यूनियन बजट से रेलवे बजट सबसे पहली बार सेपरेट कब हुआ था? ये सेपरेट हुआ था 1924 में। किसके रिकमेंडेशन पे? एक्वर्थ कमिटी। कब आई थी? 1920-21 में एक्वर्थ कमिटी आई थी। तो 1924 से रेलवे बजट को जो है वो अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। लेकिन बाद में जब मोदी सरकार आई 2017-18 में वो टाइम था जब रेलवे बजट को वापस यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया गया? 2017-18 के बजट से। किसके रिकमेंडेशन पे? विवेक देवरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको मर्ज किया गया। अब हम देखते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो ये 3 डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113 और फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 110। वहीं उनके पास स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी है कुछ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की अंडर एफआरबीएम एक्ट। अंडर एफआरबीएम एक्ट कब का है? 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया था। इसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंस मिनिस्टर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट होते हैं। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 266(1) से डील करता है। जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 266(2) में प्रेजेंट होता है या उससे डील करता है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में इसके बारे में लिखा हुआ है, या आर्टिकल 267 के अंदर कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया है। जो सारे बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बातें होती हैं कि पैसा का फ्लो होता है वो यही तीनों अकाउंट के थ्रू होता है, इसलिए आपको जानना जरूरी था। अब हम आते हैं कि एग्जैक्ट जो बजट है ना, जो बजटरी एस्टीमेट है। बजट क्या होता है कि आने वाले साल में कितना खर्चा होना है, कितना हमें पैसा आना है, उसका हिसाब। तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये वही बता रहा है बजट एस्टीमेट्स है कौन से साल का? 2025-26 का। 2025-26 में ऐसा कहा गया है कि सरकार बोरोइंग को छोड़ के टोटल रिसीट इसको 34.96 लाख करोड़ आना है। 34.96 लाख करोड़ इसका टोटल रिसीट है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 50.65 लाख करोड़ का है, यानी कि इसमें गैप है। ये गैप जो है डेफिसिट बनता है। और उसी के टर्म्स में अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो बजट एस्टीमेट है, अनुमान है कि फिस्कल डेफिसिट जो रहेगा वो 4.4% ऑफ जीडीपी रहेगा। कितना रहेगा? 4.4% ऑफ जीडीपी, मस्ट रिमेंबर। अब हम अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो उससे पहले रिसीट और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करना पड़ेगा। तो जो रिसीट है मतलब सरकार के पास जो पैसा आएगा वो 2 भागों में आएगा, रिवेन्यू और कैपिटल रिसीट। फिर हम रिवेन्यू को फर्दर 2 भाग में डिवाइड करते हैं, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू के अंदर ये सब, नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर ये सब। ज्यादा डिटेल से मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। फिलहाल हम लोग रश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उसी को करेंगे और आपको एक इजी रिवीजन, क्विक रिवीजन करा देते हैं।
तो हम रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, सैलरी पेंशन वगैरह देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिससे हम एसेट क्रिएशन करते हैं, है ना, जहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि एक समय बाद हमको वो रिटर्न आना शुरू हो। किसमें होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब बात करते हैं हम फिस्कल डेफिसिट की, जो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट के टर्म्स में आएगा कि जितनी आपकी औकात है खर्च करने की वो गणना करें हम, अगर उसकी गिनती करें, वो रिफ्लेक्ट करता है फिस्कल डेफिसिट। यानी कि फिस्कल डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब उसको कितना पैसा आना है, कितना खर्च होना है। तो खर्च माइनस जितना आना है उतना अगर माइनस करो तो क्या बच जाएगा कि जितना आपको बोरो करके आपका काम चलाना पड़ेगा, तो वही इंडिकेट करता है फिस्कल डेफिसिट, जो कि इस साल एस्टिमेटेड है कि 4.4% होने वाला है। अब ये एग्जैक्ट डेटा है किसका, डेफिसिट का, है ना, मतलब जो आपके पास पैसा आना है और जो आपके पैसा खर्च होना है वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो हमारे पास चार बेसिकली जो डेफिसिट्स हैं, फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है और प्राइमरी डेफिसिट है। अब इन सब डेफिसिट के बारे में अगर अलग अलग से जानना चाहो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये सारी चीजें लिखी हुई यहां पे मैंने वीडियो में डिटेल से बताया है, यहां पे मैं रश करूंगा थोड़ा। जो फिस्कल डेफिसिट है ना, फिस्कल डेफिसिट है यानी कि आपका जो टोटल खर्चा है और जो टोटल आपकी प्राप्तियां हैं, आपके पास जितने आने हैं एक्सेप्ट बोरोइंग्स, वो हो जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। कितना रहना है, 4.4%। यहां पे क्या चाहता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 2024-25 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है, आरई रिवाइज एस्टीमेट ऑफ 24-25 के अंदर यह कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, 4.8% होगा, 4.8% होगा। नॉर्मल बजट एस्टीमेट के हिसाब से कितना होगा, 4.4% होगा, राइट। अब मूव करते हैं आगे हम प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा, 0.8 होगा, है ना। अब रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा, 1.3 होगा। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है कि फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट वो क्यों हो रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से, जो पुरानी सरकारों ने लोन ले रखा है, तो उसको अगर हम माइनस करें फिस्कल डेफिसिट में तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकलता है। उसी से रिलेटेड फिस्कल रेवेन्यू से रिलेटेड, फिर रेवेन्यू से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रिलेटेड है ना, तो आप ये देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये पूरा बजट है, बजट एट ए ग्लांस, मतलब कंप्लीट डेटा इसमें है। इसमें आप देख सकते हो कि टोटल रिसीट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। बात वही है कि 4.4, 4.8 आपको याद रखना है। यहां पे ये कुछ नंबर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसमें से ये दोनों चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि बजट के डॉक्यूमेंट से निकाला हुआ है कि ये आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। तो आप इसको देख लेंगे कि रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से कौन 24-25 का जो बजट था उसके रिवाइज एस्टीमेट अभी आते हैं, उसके हिसाब से कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होना है, 47, 16, 487, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि जब हम फिस्कल डेफिसिट हमारा कुछ बना है, यानी फिस्कल डेफिसिट कितना होना है, 4.4%। अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.4% है तो इस 4.4% को कहां से ले जाना है, कहां से पेमेंट करना है, तो वो हम कहां से करना है, कुछ डेप्ट रिसीट्स होंगे, कुछ मार्केट बोरोइंग होंगी, जी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, है ना। तो यहां से पूछा जाता है कि किस तरह के, किसका वेटेज ज्यादा है या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड कैसा होता है। फिस्कल डेफिसिट अगर पिछले 5 साल में भी देखो या 4 साल में देखो, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26, टोटल 5 साल हमने देखा, तो क्या है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है फिस्कल डेफिसिट, है ना। अब आपको अगर पूछा कि जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है, जो रेट है जिससे वो डिक्रीमेंट कर रहा है वो भी सेम है, तो वो नहीं होगा। डिक्रीज तो कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट सेम नहीं है। इसका यही सिग्निफिकेंस है। अब देखो यहां से दो सवाल बनता है यहां से कि रुपया कहां से आया, रुपया कहां जाएगा। कहां से आया तो सबसे ज्यादा कहां से आया, तो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से आया, उसके बाद इनकम टैक्स से आया, फिर जीएसटी से आया और कॉर्पोरेशन टैक्स से आया। बेसिकली आपको जो फंसाता है इनकम टैक्स, जीएसटी और कॉर्पोरेशन में फंसाता है। तो अब याद रखना, इनकम टैक्स सबसे ज्यादा, जीएसटी उससे कम, कॉर्पोरेशन टैक्स उससे कम। उसके बाद अगर देखें कि पैसा जाता कहां है, तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहां किया जाता है, स्टेट का शेयर जो होता है टैक्स एंड ड्यूटी उसमें, फिर इंटरेस्ट पेमेंट में, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, फिर डिफेंस फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और अदर एक्सपेंडिचर, ये 8% है। तो यहां पे आपको 4 ऑप्शन देगा, यहां से आपको निकालना पड़ेगा। अब हम आते हैं
कुछ स्टेटमेंट बेस्ड बजट के पार्ट में। तो बजट में जो आप देखोगे तो यहां से सवाल, दो सवाल यहां से बनता है कि आपकी जो जर्नी है डेवलपमेंट की, यानी कि आपका एम है विकसित भारत को अचीव करना, इस विकसित भारत को अचीव करने के लिए आपको इन एरियाज पे काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर पे काम करना पड़ेगा, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स पे काम करना पड़ेगा। अब जो आपका इंजन है, जो कि ये चारों इंजन है, इस इंजन का फ्यूल क्या है? रिफॉर्म्स है। आपकी टारगेट क्या है, मतलब आपको गाइड क्या कर रहा है? इंक्लूसिविटी, मतलब सब तक चीजें पहुंचे। फिर डेस्टिनेशन क्या है? विकसित भारत, मतलब डेस्टिनेशन यहां पहुंचना है। फ्यूल क्या है? रिफॉर्म्स फ्यूल है। इंजन क्या है? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। अब देखो विकसित भारत के कुछ इंपॉर्टेंट फेसेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पिरेशंस हैं जो हमको मिल रहे हैं, वो यहां हमने मेंशन किया है। तो ये बहुत ही प्रोबेबल है, इन दोनों को भी पक्के से रिवाइज कर लेना। चलो अब आते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं सीधे एग्रीकल्चर पे, जो हमारा पहला इंजन है। इसमें आपको समझने वाली चीज एक दो ही है। एक है पल्स मिशन, इसमें तूर, उड़द और मसूर पे चर्चा की जाएगी। टोटल कितने दिन का मिशन है? टोटल 6 इयर्स का मिशन है। मखाना बोर्ड इन बिहार काफी इंपॉर्टेंट है। तो मखाना के बारे में जब समझोगे तो मखाना को फॉक्सनट बोलते हैं या ब्लैक डायमंड बोलते हैं। कहां मिलता है? जनरली नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ बिहार में मिलता है। जो 90% ऑफ द मखाना प्रोडक्शन इंडिया का कहां होता है? बिहार में होता है। इसके अलावा असम वगैरह है, वहां भी होता है। तब इन बिहार की बात करें स्पेसिफिकली, तो जो मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, ये वाला जो इलाका है, यहां पे मोर देन 80% ऑफ द मखाना प्रोडक्शन होता है। फिर देखो मखाना को क्यों इतना माना जाता है? क्योंकि वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल ये सब होता है। अब इस बजट में क्या होने वाला है? बजट में जो है 100 करोड़ दिया गया है। किसके लिए? मखाना बोर्ड के लिए। अब मखाना जो है आपको पता होना चाहिए कि 2022 में इसको जीआई टैग भी मिला था। 2 मखाना के प्रोडक्ट्स जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स ने बनाए हैं वो है स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना वन। अब फिर आते हैं हम लोग एमएसएमई पे। एमएसएमई का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हुआ है, हमेशा से देखोगे हर बजट में थोड़ा बहुत चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता है, जैसे बिजनेस बढ़ता है, उसकी डेफिनेशन को थोड़ा इनलार्ज किया जाता है ताकि टैक्स ब्रैकेट में उनको लाया जा सके। अब ये डेफिनेशन जो है ये चेंज डेफिनेशन है। फिर देखोगे यहाँ पे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये इंस्टीट्यूशन बिहार में स्टैब्लिश करने की बात की गई है ना। फिर यह कहा गया है कि एमएसएमई को 5 से 10 करोड़ और 10 से 20 करोड़ स्टार्टअप को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, है ना। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे एमएसएमईज को जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। फिर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को कुछ स्कीम है उनके लिए दिया जाएगा, है ना। फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात हो रही है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन क्या है? मैंने चाइना का एग्जांपल दिया था वीडियो में, उसको जरूर देख लेना। अब देखो, अब हम आते हैं सीधा अपने इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट जो पीपल पे होना है, जो लोगों पे इन्वेस्टमेंट होना है। तो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा कि आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं आईआईटीज की, आप मेडिकल की सीटें बढ़ा रहे हैं, आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे रहे हैं, अटल टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? लोगों के मनोबल बढ़ेगा, लोग ज्यादा स्किल होंगे। उसी के साथ साथ आप देखोगे मिशन पोषण और सक्षम आंगनवाड़ी, ये दोनों जो है। अब यहां से सवाल ऐसा बन सकता है कि इन सब स्कीम्स के नाम दे देंगे और लिखा रहेगा कि अकॉर्डिंग टू बजट ये सारी चीजें जो हैं ये किस में इन्वेस्टमेंट है? पीपल में है, इकोनॉमी में है या इनोवेशन में है? तो आप लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन पीपल है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखोगे तो ये इनोवेशन में, हमारा इनोवेशन आरएनडी बहुत ही कम है, 2% से भी कम है इंडिया का इनोवेशन। तो लेकिन सरकार धीरे धीरे कुछ ना कुछ आगे बढ़ रही है। जैसे देखो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बहुत सारी चीजें हुई थी उसमें। तो जो रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन है उसमें करीब 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया गया है। बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। नेशनल जियो स्पेशल मिशन जो गति शक्ति स्कीम है उसको बढ़ावा देने के लिए, ज्ञान भारतम मिशन है, जीन बैंक है, पीएम रिसर्च फेलोशिप है। फिर हम आते हैं इकोनॉमी में क्या बूस्टअप किए जा रहे हैं। तो इकोनॉमी में बूस्टअप करने के लिए देखो बिहार की नीड के लिए यहां पे वेस्टर्न कोसी कैनाल एक्सटेंशन रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लाने की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे कि अर्बन चैलेंज फंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उड़ान में कितने नए ये या ऐड किए जा रहे हैं, कितने एयरपोर्ट ऐड किए जा रहे हैं। फिर स्वामी फंड है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो घर दिया जाता है लो कॉस्ट घर अर्बन या मिडिल क्लास को, उसके बारे में उसमें बात की गई है ना। तो हमारे बिहार के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, भारत ट्रेडनेट, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, है ना। वो किसके लिए था? एक्सपोर्ट्स के लिए था। अब जो रिफॉर्म्स आता है, जो चौथा इंजन है रिफॉर्म का, रिफॉर्म 3 डायरेक्शन में हो रहा है। एक रिफॉर्म हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, एक हो रहा है रेगुलेटरी सेक्टर रिफॉर्म, एक हो रहा है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म की बात करो तो क्या कहा गया कि 12 लाख से ज्यादा जो कम इनकम है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो वो क्या है? टैक्स रिफॉर्म। इससे क्या होगा? और ज्यादा लोग खर्च करेंगे रुपया, तो इकोनॉमी बूस्ट होगी उससे। फिर बहुत सारी चीजें जैसे जन विश्वास बिल किस चीज से रिलेटेड है। फिर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर क्या है, एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर की क्या की गई है, 74% से बढ़ा के
100% कर दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में। बहुत ही प्रोबेबल है ये, इसको रट लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैक्स रिफॉर्म, है ना। ये जो है एक्सपेंडिचर है मेजर आइटम्स का। अगर हम बजट देखें तो बजट में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहां है? डिफेंस में है, फिर उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में है, होम अफेयर्स में है, एग्रीकल्चरल में है, एजुकेशन में है। ये टॉप 5 है ना। ये क्या है? ये टॉप 5 है ना। तो आप इसको याद रखो, इसको सजाने बोल सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना। अब आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप जरूर सॉल्व करना, है ना। सॉल्व करके आप कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।